कार्यक्रम में शामिल हो रहे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट फंड मैनेजर और इकिगाई एसेट मैनेजर्स होल्डिंग्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब, जिन्हें 2 दशकों से ज़्यादा का फंड मैनेजमेंट का अनुभव है। और आप पहले कोटक म्यूचुअल फंड, प्रिंसिपल, पीएनबी एसेट मैनेजमेंट जैसी दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव ले चुके हैं। और आपने मास्टर्स किया है फाइनेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ब्रिटेन से, और साथ ही बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली है कोलकाता सेंट जेवियर्स कॉलेज से। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? पहले अमेरिका या यहीं पे कर लोकली निपटा लें पहले? सर, दोनों साइड बात कर सकते हैं। आई थिंक दोनों इंटरलिंक्ड हैं जी। और 6 हफ्तों से अनिल जी मार्केट का मूड नेगेटिव रहा है। हम्म। हमने देखा वीकली क्लोज हमेशा नीचे की तरफ रहा, बट यहाँ पर हमारा रुझाव पॉजिटिव बन रहा है और हमें लगता है कि एक नियर टर्म बाउंस मार्केट वेट कर रहा है। इसके 3-4 कारण हैं। पहला, अगर हम पहले टैरिफ को एड्रेस करते हैं और इसके 3 केसेस को लेते हैं सो दैट आपके दर्शकों को क्लियर हो जाए। पहला है बेस केस कि हम वही रेसिप्रोकल टैरिफ 25% पर रहे और किसी तरह अपने डिप्लोमेसी से, और ये जो कल पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हो रही है उससे हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए और जो 25% रशियन ऑयल परचेज करने का टैरिफ लगाया वो हट जाए। वो आज के दिन बेस केस है, जिसके कारण मार्केट ज्यादा और डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिखना चाहिए। बिजनेसेस बाय बिजनेसेस इंपैक्ट आ सकते हैं, बट ओवरऑल मार्केट में ओवरऑल ठीक रहना चाहिए। सेकंड, अगर हम देखें कि बुल केस देखते हैं कि उसके अंदर हम रशियन ऑयल वाला 25% तो हटा ही दें और जो 25% और है उसको हम करीबन 18-20% पर नेगोशिएट करके वेटेड एवरेज बेसिस पर ले आवे। दैट्स द बुल केस जो आज मार्केट तैयार नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन में नहीं है। एंड तीसरा, अगर हम बेयर केस देखें कि भाई ये 25% प्लस 25% दोनों रहता है और 25 या 27 अगस्त जो लास्ट डेट है, 12 दिन 13 दिन जो बाकी है, उसमें हम कोई डिप्लोमेसी के थ्रू नेगोशिएट नहीं कर पाए और वो एक्सटेंड भी नहीं होता है। आज वो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो नीचे हम वापस थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। हमारा बेस केस है कि भाई 25% रह सकता है, वही एक्सपेक्ट करके चलें और उसमें फिर बिजनेस बाय बिजनेस को देखें कि कहां पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो ये अगर ये 3 आउटकम में देखें तो हमें लग रहा है मार्केट कई हद तक पहला जो बेस केस है उसको फैक्टर करके आगे बढ़ रहा है। जब ये एक्चुअल रिजल्ट होगा तो मार्केट बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला जो होता है, या उल्टा जो आप कर सकते हो वो हो सकता है। तो पहला तो ये टैरिफ को रिलेटेड है और हमें लग रहा है डिप्लोमेसी के थ्रू ये कहीं ना कहीं अचीव होगा। अभी मूंछ की लड़ाई चल रही है दोनों साइड में। आई थिंक कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड हमें मिलेगा, ये उम्मीद है। सेकंड, अगर हम आते हैं मार्केट को लेके, तो काफी सालों बाद ये पहला बार हुआ है कि अप्रैल के लो से इमर्जिंग मार्केट बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इंडिया को छोड़ के बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट ने काफी अच्छा किया और वो इंडेक्स ने इंडिया को करीबन 18% से आउट परफॉर्म किया है। और पूरे साल में देखें तो 24% का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस है वर्सेस इंडियन मार्केट्स। नॉर्मली इंडियन मार्केट्स 3-4% बेटर करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाव में ग्रोथ कंसर्न्स और बाकी मार्केट बेटर करना आई थिंक भाव में कहीं ना कहीं आया हुआ है। सेकंड, हम 65 इमर्जिंग मार्केट फंड्स को अगर आप नापो जिनका टोटल एयूएम $280 बिलियन है ईटीएफ में, वहां पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उनका वेटेज जो नॉर्मली इंडिया के प्रति पॉजिटिव और ओवरवेट होता था, वो आज के दिन फ्लैट या नेगेटिव है। तो एफआईज की पोजीशनिंग इंडिया में आज के दिन बहुत हल्की है और थोड़ा भी कहीं पॉजिटिव न्यूज आया तो ये शॉर्ट कवरिंग काफी बड़ी आ सकती है और एफआई अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। आज वो पैसा कहाँ लेके गए? अगर आप अप्रैल लो से देखो तो कोरिया करीबन 35% ऊपर है, ताइवान करीबन 45% ऊपर है और चाइना मार्केट भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो वहां पर पैसा इमर्जिंग मार्केट का इंडिया से निकल के बाकी जगह गया। और अगर थोड़ा ग्रोथ पिकअप जो हमें लग रहा है सितंबर तिमाही से आना चाहिए, क्योंकि बेस लो रहेगा, इलेक्शन की स्पेंडिंग नहीं हुई थी, इलेक्शन के बाद स्पेंडिंग नहीं हुई थी, इकोनॉमी स्लो डाउन था अगर आपको याद हो सितंबर तिमाही में। तो हमें लग रहा है सितंबर तिमाही के बाद ग्रोथ के नंबर्स करीबन अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में हमें दिखने चाहिए, जो आज के दिन 6-7% के आसपास, अभी अर्निंग सीजन आज खत्म हो रहा है, वो वहां पर एंड हुआ है। तो जैसे ही ग्रोथ आने लगेगा, इंडिया में एफआई ग्रोथ के लिए आता है
और मैं इतना यहाँ पर नेगेटिव नहीं रहूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा। ये जो 4 साल की हमने बड़ी तेजी देखी वो बिहाइंड है। लास्ट 12 महीने में आपने देखा मार्केट कंसोलिडेट किया है, कोई रिटर्न नहीं बना है। आने वाले 6 महीने भी ऐसे हो सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो, मार्केट का ब्रेथ नैरो होता जाए, लेकिन यहाँ पर अब रियल टेस्ट ऑफ फंड मैनेजर आएगा कि वो कौन से स्टॉक्स को ठीक से चूज करके पोर्टफोलियो में रिटर्न बना सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट और जो आपको होता हुआ दिखेगा। लेकिन चूँकि आपने नतीजों के सीज़न को टच भी किया, लगभग लगभग आज ख़त्म होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं ये रियल सीज़न, मतलब उम्मीद से हल्का रहा या फिर ठीक-ठाक? और क्या जो आम तौर पर बात की जा रही है कि इस साल की दूसरी छमाही ये बेहतर होगी, क्या आप भी कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, अनिल जी, हमें लगता है कि दूसरी तिमाही से बेटर नतीजे आने स्टार्ट होने चाहिए क्योंकि बेस हमारे फेवर में है पहला। दूसरा, अगर इस बार फेस्टिव सीजन देखें तो 12-15 दिन का स्पिल ओवर हमारे दूसरे तिमाही में हो जाएगा, बिकॉज इस बार दिवाली, दशहरा सब 15 दिन पहले है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन और बाकी सेक्टर्स में दिखने को मिलेगा और जो अर्निंग्स ग्रोथ पर हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। थर्ड, अगर आप इस तिमाही के नतीजे बात करें तो हमें लगता है ये इनलाइन यू नो तिमाही था। इतने खराब नतीजे भी नहीं थे और इतने अच्छे नतीजे भी नहीं थे। करीबन हेडलाइन बेसिस पर निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ 7-8% का था, लेकिन अगर हम मिड कैप्स में देखें तो ये नंबर करीबन 13-14% का था। और ओवरऑल अगर एनएससी 500 में देखें तो वही 7.5-8% के रिपोर्टेड पैट ग्रोथ है। लेकिन इसमें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर 80-85 कंपनियां हैं, और नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां जहां पर करीबन 415 से 420 कंपनियां हैं। इस बार नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियों में आपने सिंगल डिजिट ग्रोथ देखा, लेकिन जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनमें डी ग्रोथ देखा, स्पेशली लार्ज बैंक्स, क्योंकि उनके निम पर प्रेशर था और उनके एसेट क्वालिटी पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस आया और उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया। तो उसके कारण आपके ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो करीबन 6-7% अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहे हैं। हमारा मानना है सितंबर तिमाही से ये नंबर करीबन डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दिखने लगेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लोग नहीं समझ पाए हैं अभी तक कि हमारा जो महंगाई दर है वो करीबन 2% आ गया है, 2-2.25%। नॉर्मली इंडिया में महंगाई दर 4.5-5% रहता है। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखते हैं कि 6.5-7% रियल जीडीपी ग्रोथ, उसमें 4.5-5% इन्फ्लेशन, तो 10.5-11% पर हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आता है। इस बार हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीबन 9% पर आ रहा है। इसका मतलब कि आपकी कॉर्पोरेट की अर्निंग्स, टैक्स कलेक्शन, सब पर थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। और जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नतीजे आए, आपने देखा कि अभी हमने 3 से 4% का डिक्लाइन देखा है। तो अगर ये आंकड़ों को मैं लेके चलूं तो करीबन गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल करीबन 1,40,000 से 1,50,000 करोड़ हो सकता है। और ये ना भूलें कि इस साल भी हमने कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी को एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ टैक्स कलेक्शन में लिया है। अगर लास्ट साल भर का देखें तो मार्केट में रिटर्न नहीं बना तो ना कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा आएगा, ना एसटीटी बढ़ा आएगा। तो इसका एक शॉर्टफॉल हो सकता है जो आरबीआई के डिविडेंड से और थोड़े बहुत और कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ना थोड़ा बॉन्ड यील्ड मार्केट थोड़ा नर्वस हो रखा है। तो आपने देखा 10 साल का बॉन्ड यील्ड जो 6.25% था, आज 647 हो गया, 20-25 बेसिस पॉइंट की छलांग आई। जब जैसे उन्हें लगा कि टैक्स कलेक्शन और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थोड़ा वीक लग रहा है। तो ये एक ट्रांजिटरी मौका है। आई थिंक ये नेक्स्ट 3 से 6 महीना एक्सेलेंट टाइम है कि अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते थे और एक कंसोलिडेशन चाहते थे, ये आपके सामने आ गया है। लेकिन आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को अब मॉडरेट करके चलें। अब वो 30-40% का रिटर्न वाला जो 4 साल 3 साल देखा था वो आई थिंक इज बिहाइंड। यहाँ से हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को ट्रैक करेंगे। 10 से 12% की आप लार्ज कैप में अनुभव रखें, एक्सपेक्टेशन रखें रिटर्न एक्सपेक्टेशन की। और मिड एंड स्मॉल कैप में मे बी 1-2% अगर आपकी स्टॉक पिकिंग सही हो गई तो आई थिंक मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है एज यू मूव इनटू द नेक्स्ट 12 to 18 months। बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्यों इस वक्त इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है बाजार में। अब एक और सवाल ये कि फिर क्या खरीदना चाहिए इस मार्केट में, कहाँ लगाना चाहिए पैसा? सी, आई थिंक मार्केट कंप्लीटली बॉटम अप हो गया अनिल जी। अगर आप देखो मार्केट पूरा पोलराइज्ड हो गया है फ्यू स्टॉक्स में ही।
तो यहाँ पर आज के दिन बॉटम अप बेसिस पर ही जाना चाहिए, जहां 20-25% की अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी हो, वही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। बट हमारा रुझाव आज के दिन थोड़ा केमिकल्स की तरफ है कि हमें लग रहा है एग्रोकेमिकल ग्लोबली का जो बैड साइकिल 3 साल से चल रहा था वो खत्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये बेटर होगा। और थोड़े बहुत कंपनियों का यूएस एक्सपोजर है, बट लार्जली यूरोपियन एक्सपोजर्स है या बाकी देशों के एक्सपोजर्स है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए और नंबर्स बेटर आने चाहिए। इस तिमाही में भी हमने देखा कि काफी सारे केमिकल कंपनियों के नतीजे काफी ठीक आए। दूसरा अगर हम देखें तो एक तिमाही का पेन और आ सकता है बैंकिंग में, जो ये वाली तिमाही है उसमें, क्योंकि निम प्रेशर एकदम पीक पर रहेगा। और तीसरे और चौथे तिमाही से आपको देखने मिलेगा कि अर्निंग ग्रोथ बैंकिंग में भी स्टार्ट हो गया है। तो ये 3-4 महीने हैं जहां पर आप बैंकिंग में भी पोजिशनिंग बना सकते हो, प्राइवेट सेक्टर और थोड़े बहुत पीएसयू बैंक्स। तीसरा हमें लगता है कि कैपिटल गुड सेक्टर में पावर सेक्टर, जहां पर टीएनडी हो गए या पावर एंड केबल्स एंड वायर्स एंड केबल्स हो गए, ये पूरा जो इकोसिस्टम है हमें लग रहा है काफी ठीक है। फोर्थ सीमेंट है। सीमेंट में आज हमने पहले तिमाही में डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त देखा, और हमें लग रहा है कि नॉर्थ और साउथ वाले जितने सीमेंट प्लेयर्स हैं, उनके आने वाले नेक्स्ट 3 तिमाही के भी नतीजे ठीक आने वाले हैं। और पांचवा अगर हम देखें तो मेटल्स, ये हमारा ग्लोबल व्यू है कि रियल एसेट्स आने वाले नेक्स्ट 10 साल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, या आपके नॉन फेरस या फेरस मेटल्स हो। और चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंस लिया अनिल जी, जो किसी ने भी बात नहीं की, एंटी डिफ्लेशन स्टांस लास्ट 3-4 महीने से। तो उन्होंने अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने चालू किए। उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज को डिक्टेट दे दिया कि आपकी जितनी एक्सेस कैपेसिटी थी वो आप बंद करो और प्राइसिंग को बढ़ाओ। इसका नतीजा क्या? कोकिंग कोल, पॉलीसिलिकॉन, कोई भी आप कमोडिटी देखो, वो चाइनीज के कमोडिटी मार्केट में रोज अपर सर्किट पर लॉक्ड है। और चाइनीज स्टील प्राइसेस, जो इंडिया के स्टील प्राइसेस से बहुत डिस्काउंट पर चलता था, आज वहां का एचआर प्राइस $520 हो गया है, जो इंडिया के इक्विवेलेंट आ गया है। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमोडिटी इन्फ्लेशन आएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चाइना ने रेयर अर्थ का आपने बैन देखा लास्ट 6-8 महीने में। हर बैटरी कंपनी एक मेटल यूज करती है जिसको हम बोलते हैं एंटी मनी। वो मेटल 10 गुना हो गया, $400 वाला $4000 हो गया। और सब मेटल बैटरी कंपनियों में वो प्रॉब्लम आया, और यूएस की बैटरी एसोसिएशन ने इसे नेशनल कैलामिटी और अलार्म बेल रिंग किया है। तो आई थिंक चाइना का ये बड़ा स्टैंड चेंज है, और हमें लगता है इसके कारण ग्लोबल कमोडिटीज में एक रैली बन सकती है। इसके लिए हमें भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा बाकी सेक्टर्स में। बट अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक ही सेक्टर में आप देखो तो दो विभिन्न विभिन्न स्टॉक मूवमेंट दिख रहा है। कैपिटल गुड्स में एक स्टॉक 6 महीना के लो पर है और एक स्टॉक 6 महीना के हाई पर है। अब प्योरली मार्केट अर्निंग्स पर ड्राइव हो रहा है। जहां अर्निंग्स आ रही है, मार्केट उसे रिवॉर्ड कर रहा है। जहां अर्निंग्स नहीं है, वहां मोमेंटम भी नहीं है। परफेक्ट, ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद टिब्रेवाल साहब, आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर डायरेक्शन बताने के लिए।